So these are the 5 or 10 steps that you will have to do for a 3-step modeling. The first thing first, you will have to understand the business. Understand means you did not run the business. दो अलग अलग चीजें हैं, बिजनेस को समझना और बिजनेस को चलाना दो अलग चीज है. आप बिजनेस चलाने नहीं आए हो, चलाने का काम एंटरप्रेन्योर कर रहा होगा, प्रमोटर कर रहा होगा. आप आए हो तुरंत बिजनेस को समझना. टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मींस यू नो व्हाट आर द रेवेन्यू ड्राइवर्स, व्हाट ड्राइव्स योर रेवेन्यू. दैट मींस यू शुड नो कि किसको बढ़ाने से मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, किसको घटाने से घटेगा. यू शुड नो कॉस्ट ड्राइवर्स, राइट. पावर इंटेंसिव बिजनेस है, पावर कॉस्ट बढ़ा, पावर कॉस्ट गवर्नमेंट के हाथ में, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. Oil driven business है, oil prices are still determined by the government. That's the reason why airlines have never been able to make money. आपका जो प्राइमरी रॉ मटेरियल उसका प्राइस ही आपके हाथ में नहीं है. तो कोई भी एयरलाइन इंडिया में बाहर कोई पैसे बना ही नहीं पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टिकट का भी प्राइस पे कैप किया हुआ है और ऑयल प्राइस पे भी कैप किया हुआ है. दोनों पकड़ के गवर्नमेंट ही बैठा है, तो आप कहाँ से पैसे बनाओ. आपको ये समझ होनी चाहिए, आपको एयरलाइन चलाना नहीं आना चाहिए. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्राइविंग द रेवेन्यू, व्हाट इज ड्राइविंग द कॉस्ट. कौन से एजम्पशन पे मॉडल सेंसिटिव है, बिजनेस सेंसिटिव है. तो कॉस्ट में फिर आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, सब चीजें, ऑल द टर्म्स, यूनिट इकोनॉमिक्स. Let's take manufacturing as an example. मैन्युफैक्चरिंग एंड Manufacturing as an example. जो machines रहते हैं उनके consumables रहते हैं. कंज्यूमेबल्स. हाँ, Correct? तो वो as a cost driver मान सकते हैं. हाँ, that's a cost driver. Consumable is also a cost driver. But if you look at the cost of consumable as a percentage of total cost or a percentage of total revenue, वो बड़ा तो बहुत छोटा होगा. तो वो छोटा, तो that simply tells you कि वहां पे assumptions के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. बट समथिंग विद 60%, 40%, वहां आपको टाइम लगाना है भाई. अगर आपका फ्यूल कॉस्ट का assumption ही ठीक नहीं हुआ तो आपका P&L फॉर द एंटायर एयरलाइन इज हैज गॉन फॉर अ टॉस. अगर आपने इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट ठीक से नहीं पकड़ा तो बैंक का मॉडल आपका गलत आएगा. बट आपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो 2% है, 2% की जगह आपने 1.5% पकड़ा, ठीक, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको. तो दैट ऑल्सो टेल्स यू कि वेयर यू हैव टू पुट योर एफर्ट. यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट ड्राइव्स द रेवेन्यू, व्हाट ड्राइव्स द कॉस्ट, एंड विल लुक इनटू ऑल दिस थिंग्स. अभी करेंगे हम अपने मॉडल में. Once you have understood the business, then you start the 3-statement model. आपका तीनों मॉडल साथ में काम करना चालू करेगा, because none of them will remain independent. So once you have understood this, so we will spend little time today to understand the business, understand what I'm doing. Then you will start with the revenue part. So I'll start up with the P&L. P&L में सबसे पहला आपका line item है revenue. So you'll have to start modeling for the revenue. So in sheet number 2, you will have to look into the revenue. Historical क्या था, अभी क्या है, उसके drivers क्या है, किस चीज को project करना है. One way to build the revenues. Revenue last one was 100. Let me make it 120. But उस पे किसी का मजा नहीं है. आपको रेवेन्यू को 2 स्टेप नीचे जाना पड़ेगा. बिकॉज द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 20% कैसे ग्रो करेगा. तो फिर आप बोलोगे नहीं भाई, प्राइस में इन्फ्लेशन आएगा 4% और वॉल्यूम में 10% ग्रोथ आएगा. कैसे आएगा 10% ग्रोथ? 10% ग्रोथ इसलिए आएगा क्योंकि भाई पॉपुलेशन इटसेल्फ इज ग्रोइंग बाय 4% एंड देन आई एम डूइंग सम मार्केटिंग. वो सब आपके 2-3 लेवल तक नीचे जाना पड़ेगा टू जस्टिफाई व्हाई यू आर अज्यूमिंग अ 10% और 15% ग्रोथ इन रेवेन्यू. Otherwise, in any model, you can simply assume a 10% growth rate and move on. But that is not bringing that rigor. Nobody will buy your story. But if you bring the price separately, volume separately, price and inflation separately, and some premium on account of additional features that you are putting on the quantity side, if you are looking at the rate at which industry is growing, competition is intensifying, and if your product has got some additional features, right, उसकी वजह से आपका volume बढ़ेगा. आप advertisement करके push कर रहे हो, उसकी वजह से आपका volume बढ़ेगा. So it should come 2 to 3 layers below. That adds rigor to the model. Otherwise, बनाने वाले आज revenue को 10% grow करके भी model बना रहे हैं. But nobody is buying those arguments. So then you will have to do a revenue projection. आपके P&L में जाएगा. Step number 3 में you will have to do OPEX, all the operating expenditure. By the end of step number 3, you will be sitting with EBITDA of the company. तो आपके पास एक EBITDA बनकर आ जाएगा step number 3 के end में. Now you are sitting at a position where you are earning before interest, taxes, depreciation. Balance sheet और cash flow में अभी आपने कुछ भी चालू नहीं किया है. I'm telling you all these things so that 3 sessions down the line, you should be able to correlate कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं मॉडल में. अगर आप एक सेशन मिस भी करते हो तो आप आओ तो आपको पता चले कि हम कहाँ पे हैं, क्या हो चुका है, क्या नहीं. Because we'll not be revisiting all these things. एक बार मॉडल चालू होगा तो चलता ही रहेगा. So you should know where you are in the middle of the ocean.
अभी आपको और कितना स्विम करना बाकी है. Step number 4, now that I have got EBITDA, which line item should I attack? I am making projection. तो अभी क्या प्रोजेक्ट करें हम? EBITDA is waiting for. EBITDA के नीचे कौन सा लाइन आइटम आएगा? डेप्रिसिएशन. प्रोजेक्ट करने के लिए क्या चाहिए अपने को? आपको आगे का एसेट चाहिए होगा. एसेट के लिए आपको क्या चाहिए? आज तो एसेट कितना है मुझे पता है. आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए होगा, तो या तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर चालू कर सकते हो, या फिर यू कैन कम बैक to this place itself and see what needs to happen. You have the revenue and operating expenditure. So is there something else in the balance sheet that can be done on the basis of revenue and capital and operating expenditure? आपने अगले 5 साल का रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर लिया लेट्स से बाय सम रीजन, और सारे एक्सपेंसेस, तो बैलेंस शीट में कुछ निकल सकता है और लाइन आइटम. रिसीवेबल्स सुने हो? क्या होता है? दैट इज सम पार्ट ऑफ द रेवेन्यू. अगर आपने रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर लिया, शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू. तो द अदर अप्रोच, आप दोनों में से कोई भी अप्रोच सकते हो, बट जनरली एट द एंड ऑफ EBITDA वी स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू बैलेंस शीट and we start looking at current assets. You will be able to do everything in the current asset except cash. आप इन्वेंट्री भी निकाल लोगे, रिसीवेबल भी निकाल लोगे, लोन्स एडवांसेस जो कंपनी ने दी, अगर वो समझ नहीं आ रहा तो आप उसको उसी लेवल पे लेके चलने दो. बट ऑपरेशंस रिलेटेड ऑल आइटम्स यू कैन कैलकुलेट एक्सेप्ट द कैश बैलेंस, क्योंकि कैश बैलेंस के लिए भी आपको बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा. Similarly, on the current liability side, you will not be able to do anything. You will be able to handle payables. You will be able to handle only the operating expenses payable, but you will not be able to figure out what is my short-term borrowing, what will be my taxes payable, what will be my interest payable, any other payable you will not be able to handle. But आपके OPEX payable वाला portion आपके यहाँ पर आ जाएगा. Current assets, current liability. Now we have no other way to go. You have handled your current assets and current liabilities. So now you have to anyways move to the long-term asset. Long-term asset के लिए आपको capex चाहिए. वो वैसे भी आप P&L में भी वहीं पे फंसे गए हो. Next time you will have to first model the capex. You will have to model in the P&L depreciation. यहाँ सर आपके पास accumulated depreciation आएगा. This accumulated depreciation will eventually end up giving you gross block and net block. Is the path clear? ठीक है ना? आप फंस जाओगे, अदरवाइज आप भटकने लगोगे. कहाँ पे? आपको इसी सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस जाओगे. सो आपको you will have to do model. You will have to model for capex. That means before starting the model, you should have some idea about the capital expenditure plan of the company. It can be a percentage, it can be a value, it can be some way of linking to the revenue. किसी तरीके से आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि ऐसा capex करूंगा, अदरवाइज आप स्टेप नंबर 5 में फंस जाओगे, कर नहीं पाओगे कुछ आगे. So you will model the capex. Capital expenditure plus old block will become the new gross block. You will model the depreciation as per policy. Depreciation will eventually translate into accumulated depreciation. Gross blocks accumulated minus करोगे, आप net block पे आ जाओगे. आपका long term asset portion निकल जाएगा.